हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, हम रोज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए एडिटोरियल। इससे पहले भी 2 दिन पहले हम एडिटोरियल लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले हम एडिटोरियल लेकर आए थे जो कि एक दवा बना ली थी बाबा रामदेव ने, कोरोनिल नाम की कोई, तो उस पे बेस्ड एक आर्टिकल था। और फिर अगले दिन हम एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आए एनालिसिस के लिए, जो कि आर्टिकल बेस्ड था, जो इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहे हैं इस समय बॉर्डर पे, उससे लेके वहाँ पे चर्चा की गई थी। तो उन दोनों ही एडिटोरियल्स के एनालिसिस का जो लिंक होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर वो कैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो वहाँ पे नए वो कैब्स भी आपको सीखने को मिले थे, तो इसलिए ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। खैर, अभी आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ आज का एडिटोरियल। और गाइस देखिए, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, जब एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि जो है आपको वीडियो कैसा लगा। और रिव्यू एक हमें मिलता है अगर आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी बच्चों से, तो हमें ये लगता है कि हाँ, चलो हमारी मेहनत जो है वो सार्थक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज का जो एडिटोरियल है एक्चुअली वो है क्या, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आज का जो एडिटोरियल है हमारा वो है, देख सकते हैं इसकी जो हेडिंग है यहाँ पे, लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, लेटर एंड स्पिरिट ऑन न्यू डोमिसाइल रूल्स इन J&K, यानी कि लेटर और स्पिरिट, यानी कि जो नए डोमिसाइल रूल जो बना है उसकी लेटर और स्पिरिट क्या है, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे देखना है हमें। तो आप जानते हैं कि ये मुद्दा जो रहा है ना जम्मू एंड कश्मीर का भारत के अंदर, वो शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, जब से जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय हुआ उसका, तब से लेके आज तक कभी ऐसा मौका नहीं हुआ है कि जबकि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा ना रहा हो। चाहे बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो हॉट टॉपिक्स बने रहते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है भारत में वो हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है, हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है। और आजकल पिछले साल से लेके अब तक तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो गाइस, इससे पहले कि हम आर्टिकल को पढ़ें समझें, सबसे पहले हमारा जो वोकैब का सेक्शन है उसे हम देख लेंगे एक बार। जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी इस आर्टिकल के अंदर में आई है उसे हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर से हम वापस आ जाएंगे अपने आर्टिकल पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट वोकैबलरी देख लेते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, द हिंदू वोकैबलरी जून 30, 2020, यानी कि 30 जून का जो आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है, जो संपादकीय विश्लेषण है, उसकी जो इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी है वो यहाँ पे दी गई है नीचे। और चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहला आपके पास वोकैब जो है वो है लेटर एंड स्पिरिट। देखो, लेटर एंड स्पिरिट ये जो है ना वो एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक मुहावरेदार एक्सप्रेशन है, जिसकी मीनिंग देखो क्या होती है। इसकी मीनिंग लॉ से रिलेटेड होती है। कोई भी नया लॉ बनता है, या फिर नया या पुराना जो भी है लॉ जो है, उसकी लेटर और उसकी स्पिरिट। देखो, लेटर किसी लॉ की वो अलग चीज़ हो गई, और उसकी स्पिरिट जो होती है वो अलग चीज़ हो गई। किसी लॉ का लेटर से मतलब है कि उसके शब्दों का विश्लेषण, ठीक है ना, कि शब्द जो लॉ बना है उसके क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को हम लेटर कहते हैं लॉ का। और स्पिरिट, स्पिरिट क्या होती है, तो जो चीज़ इंटेंट
इंटेंशन जो होती है लॉ को बनाने वाले की, उस चीज़ को हम लॉ की स्पिरिट कहते हैं। यानी कि लॉ बनाने वाला क्या चाहता था उस चीज़ को हम लॉ की स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे भारत में जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को, मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार जो दिए गए हैं बेसिकली उनके लेटर को आप देखें तो उनमें तरह तरह के अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार, है ना, जात पात के खिलाफ जो है अधिकार, छुआछूत के खिलाफ अधिकार, इसके अलावा बोलने की स्वतंत्रता, तमाम अधिकार हैं। ये तो लेटर हो गया उसके बेसिकली। लेकिन उन लॉज की स्पिरिट क्या है? स्पिरिट ये है कि लॉ को बनाने वाले ये चाहते थे कि एक समानता की भावना हो। ठीक है ना, तो ये जो समानता की भावना हो, ये चीज़ उस लॉ की क्या हो गई? स्पिरिट हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर इसकी मीनिंग को देखें तो क्या हो गया? लेटर की मीनिंग अगर देखें तो सीधे सीधे क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बाय वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के द्वारा लॉ की इंटरप्रिटेशन। और स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी कि जो लॉ की स्पिरिट है, जो इंटेंशन है लॉ बनाने वालों का, उस चीज को समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब है हमारे पास डोमिसाइल। डोमिसाइल इस वर्ड से मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर आप लोग बनवाया होगा आप लोगों ने। जब भी कभी कोई एग्जाम आप क्लियर करते हैं या फिर कई बार एग्जाम्स में ही फॉर्म डालते टाइम भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डोमिसाइल का मतलब हो गया कि अधिवास, यानी कि जहां पे कोई व्यक्ति परमानेंटली रहता है। द रेजिडेंस वेयर यू हैव योर परमानेंट होम, यानी कि परमानेंट होम जहां पे आपका होता है, उस रेजिडेंस को, उस जगह को आप क्या कहते हैं? डोमिसाइल कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सकर। सकर का मतलब क्या होता है? हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक मुश्किल परिस्थिति में हेल्प या राहत। ठीक है, राहत या सहायता हिंदी में आप मीनिंग यहां पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड का मतलब टूटा या बिखरा हुआ होता है। मीनिंग इसकी क्या हो गई? ब्रोकन या फिर इनकम्प्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सैनिटरी वर्कर्स। देखो सैनिटरी का मतलब क्या होता है? सफाई से संबंधित चीजें। ठीक है, तो सैनिटरी वर्कर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे वर्कर्स जो सफाई का काम करते हैं, और स्पेशली ह्यूमन वेस्ट की सफाई का जो काम करते हैं, मलमूत्र की सफाई का जो काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैनिटरी वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है? फॉर्मर और इन द पास्ट, यानी कि भूतपूर्व या पूर्वकालिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लोगों का ऐसा समूह जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके जो लक्षण हैं, गुण हैं, जो एक तरीके के हों, उसको, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? कोहॉर्ट कहते हैं। हिंदी में आप कह सकते हो उसको जत्था। ठीक है, हिंदी में जत्था या समूह कह सकते हो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इनटैनेबल। इनटैनेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपूर्णीय हो, यानी कि उसे वापस से पूर्ण ना किया जा सके, यानी कि कोई ऐसी कमी जिसे मेंटेन ना किया जा सके, भरा ना जा सके फिर वापस से, या डिफेंड ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? इनटैनेबल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सबसीक्वेंट। देखो सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी चीज के बाद में आती है उसे हम उस चीज का सबसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई एक्शन अगर दूसरे एक्शन के बाद होता है तो उस एक्शन को हम, पहले एक्शन के बाद अगर कोई दूसरा एक्शन होता है तो उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? सबसीक्वेंट एक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इस वर्ड को भी, मुझे जहां तक उम्मीद है। मीनिंग क्या होगी? कमिंग लेटर, या फिर बाद में आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मिटिगेट। देखो मिटिगेट का मतलब क्या होता है बच्चे? मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीरियस और पेनफुल। मिटिगेट का मतलब एक्चुअली होता है कम करना, लेकिन किस चीज को कम करना? तो गंभीरता को या फिर पीड़ा को कम करना, कष्ट को कम करना। ठीक है ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मिटिगेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में आना। ठीक है ना, लार्ज नंबर में आना, लार्ज नंबर ऑफ
पीपल और थिंग्स अराइविंग सडनली, बड़ी संख्या में लोग या चीज़ों का आना, इसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लक्स कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है अनचैरिटेबल। देखो अनचैरिटेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ चैरिटेबल का मतलब क्या होता है। तो चैरिटेबल का मतलब होता है उदार, है ना, उदार या फिर काइंड या फिर बहुत जो दान वगैरह करता हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, चैरिटेबल कहते हैं। और अनचैरिटेबल की मीनिंग क्या हो जाएगी उस हिसाब से, अनकाइंड और अनजेनरस, यानी कि अनकाइंड हो या अनजेनरस जो हो, कठोर या अनुदार व्यक्ति कोई है, उसे हम क्या कहेंगे, अनचैरिटेबल कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब होता है खुल के सामने आना, ठीक है। डिस्क्लोज और रिवील इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास रेटरेट। रिटरेट का मतलब क्या होता है, टू रिपीट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट, यानी कि किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को या फिर किसी भी ओपिनियन को बार बार दोहराना, इसे हम क्या कहते हैं, रेटरेट करना कहते हैं। मीनिंग है इसकी दोहराना या बार बार कहना। नेक्स्ट आपके पास है डिस्पोजेशन। डिस्पोजेशन का मतलब क्या होता है कि यानी कि पोजेशन से हट जाना कोई चीज़, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्पोजेशन कहेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगी इसकी, द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समबडी ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और अदर पोजेशंस, यानी कि किसी व्यक्ति को लैंड, प्रॉपर्टी या फिर जो दूसरे पोजेशंस हैं उसके, दूसरी जो उसकी अधिकार की वस्तुएं हैं उनसे बेदखल कर देना। नेक्स्ट है आपके पास इनहैबिटेंट्स। देखो इनहैबिटेंट वर्ड शायद आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने। इनहैबिटेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति या एनिमल जो किसी प्लेस में रहता है, वो उस प्लेस का इनहैबिटेंट होता है एक्चुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके पास एक्सेंचुएट। देखो एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग ईजियर टू नोटिस, यानी कि किसी चीज़ को नोटिस करने के लिए ईजियर बनाना, यानी कि उस चीज़ पे जोर दे देना, उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज़ पे जब जोर देंगे तो वो चीज़ नोटिस में आएगी एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस इंस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सेंचुएट करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है, वाइटैलिटी का मतलब होता है ऊर्जा या उत्साह, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि फुल ऑफ एनर्जी होने की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाइटैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है गाइस नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, टू टॉक टू समबडी इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग, ठीक है ना। यानी कि किसी व्यक्ति से बातचीत करके डिसाइड करने की कोशिश करना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगोशिएट करना कहते हैं। समझौता या निपटारा करना, हिंदी में आप इसकी मीनिंग देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इंसुलेशन। देखो इंसुलेशन क्या होता है, कवरिंग होती है, ठीक है, हीट वगैरह से या फिर किसी भी अन्य बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे बचाने के लिए जो कवरिंग होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से यील्ड कर दे किसी चीज़ के सामने, यानी कि संवेदनशील हो ज़्यादा और आसानी से प्रभावित होने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना। इंजीनियर्स का काम बेसिकली क्या होता है, डिज़ाइन करना होता है। तो री इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, री डिज़ाइनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि पुनर्रचना करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब देखो क्या होता है, पीछे हट जाना होता है, टू मूव बैकवर्ड्स इन ऑर्डर टू लीव अ बैटल, यानी कि किसी बैटल को छोड़ने के लिए पीछे हट जाना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेटिविज्म। देखो नेटिविज्म का मतलब क्या होता है, अ पॉलिसी ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव बॉर्न, यानी कि स्थानीय लोग जो होते हैं वहाँ पे, नेटिव बॉर्न लोग जो होते हैं, ठीक है, स्थानीय रूप से जो जन्म लेने वाले वहाँ पे लोग होते हैं, उनके हितों की रक्षा करने की जो नीति होती है उसे हम नेटिविज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है आज की इस आर्टिकल के अंदर की। और आइए अब वापस से हम आर्टिकल पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जो आर्टिकल है हमारा
वो एक्चुअली में किस मुद्दे पर बेस्ड है और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। आई होप आपने मेरे साथ ये जो वोकैबुलरी थी इसे सीख लिया होगा, लगभग आपको वोकैबुलरी याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस एनालिसिस को आप दोबारा देखिएगा और बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है एक बार में नहीं तो दूसरी बार में ज़रूर आपको ये सारी की सारी वोकैबुलरी याद हो जाएगी। मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वो पहली बार में ही इस वोकैबुलरी को पूरी तरीके से याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल पे, जो हमारा आज का आर्टिकल है उस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टिकल है, कोड में आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिटोरियल लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये एडिटोरियल का एक आर्टिकल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी हेडिंग को, लेटर एंड स्पिरिट और न्यू डोमिसाइल रूल इन JNK। देखो लेटर एंड स्पिरिट हमने वोकैबुलरी सबसे पहले पढ़ी थी वहाँ पे। देखो याद करो, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब हमने क्या बताया था वहाँ पे। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या हो गया, वर्ड के थ्रू जो इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का, और दूसरी चीज़ जो लॉ के स्पिरिट के थ्रू इंटरप्रिटेशन होता है, वो दोनों ही चीज़ें, यानी कि जो लॉ का लेटर है और जो स्पिरिट है उन दोनों के ही बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। लेकिन कौन से लॉ के बारे में, तो जो नया डोमिसाइल रूल बना है, जो नया डोमिसाइल लॉ बना है JNK में, उसकी लेटर और स्पिरिट के बारे में चर्चा करने की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए नया डोमिसाइल रूल, इसको हम पढ़ें इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको भी पता होगा कि जो है पिछले साल अगस्त में जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू एंड कश्मीर का, धारा 370 वहाँ पे लागू होती थी, वहाँ का अपना एक अलग कानून होता था, तमाम चीज़ें थी जो कि एक तरीके से, इस तरीके से ऐसा लगता था कि वो राज्य जो है वो पूरी तरीके से एक भारत का हिस्सा है या नहीं, इस तरीके की चीज़ें थीं जब से जम्मू कश्मीर राज्य को हमारे देश में शामिल किया गया था तब से लेकर 2019 तक। लेकिन पिछले साल NDA की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए वहाँ से धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया। इसका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन एंड रिज़ल्ट देखिए, जो भी अच्छी चीज़ों का है वो अच्छा ही होता है। अब सभी लोग बाद में इस चीज़ को वेलकम भी करने लगे। हालांकि अभी भी वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं और तमाम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये बात नहीं पच रही है और वो ये नहीं चाहते कि ऐसा हो एक्चुअली, क्योंकि उनकी भी अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, या फिर कह सकते हो आप कि आज तक वो बिल्कुल भी अकेले रहे हैं, सारे राइट्स को अकेले एंजॉय किया है, तो वो नहीं चाहते कि उनके राइट्स को किसी के साथ शेयर किया जाए। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर भी डिस्कस की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल को पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे है, न्यू डोमिसाइल रूल्स दैट फॉलोड द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट of Jammu and Kashmir, which was reorganized into 2 union territories, have brought succor and hope for a segment of its population that had to contend with fragmented citizenship rights for long। यानी कि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी नए डोमिसाइल रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि फॉलो किए गए हैं किसके द्वारा, यानी कि जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसके टर्मिनेशन के बाद, उसको ख़त्म किए जाने के बाद से जो भी नए डोमिसाइल रूल्स बनाए गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन टेरिटरीज़ में, उसके बाद से वे एक नई उम्मीद की किरण लाए हैं, वे एक नई उम्मीद लाए हैं। ये राहत सकर का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा अभी, वो एक राहत और एक उम्मीद लाए हैं उन सेगमेंट के लिए, उस सेगमेंट ऑफ पीपल पॉपुलेशन के लिए जिसे कि फ्रैगमेंटेड सिटीजनशिप के साथ, यानी कि खंडित सिटीजनशिप के साथ वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से फॉर लॉन्ग वहाँ पे रहना पड़ रहा था। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ 2 to 3 लाख पीपल इज़ मेड अप ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। और ये जो ग्रुप है 2 से 3 लाख लोगों का,
वो बना हुआ है किससे? पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज से, सैनिटरी वर्कर्स रीसेटल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सैनिटरी वर्कर्स यानी सफाई वगैरह करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो जो जाके रीसेटल हो गए हैं इंडिया के दूसरे पार्ट से, उनसे, और वे गोरखास जो कि अराइव हुए थे, जो कि वहाँ पे पहुँचे थे सोल्जर्स के रूप में इंडिपेंडेंस से पहले। तो ये सभी लोग जो वहाँ पे रह रहे थे उन सभी को एक फ्रेगमेंटेड सिटीजनशिप के साथ रहना पड़ रहा था, एक खंडित सिटीजनशिप के साथ रहना पड़ रहा था। यानी वो भारत के नागरिक तो थे बेसिकली, लेकिन वहाँ पे उनको कोई राइट्स नहीं मिले हुए थे। ठीक है। The erstwhile state of Jammu and Kashmir gained special powers to define its permanent residents and restrict land, education and employment rights only to them। यानी कि जो erstwhile state था, जो भूतपूर्व स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने गेन किया था स्पेशल पावर। उसे स्पेशल पावर मिली हुई थी, जो भी ये धाराएं थी 370 35 से जो धाराएं थी संविधान की, उसके थ्रू इसको एक स्पेशल पावर मिली हुई थी कि वो डिफाइन कर सकती थी अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को, और लैंड, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो राइट्स थी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी सिर्फ उनके लिए। यानी कि सिर्फ उन्हीं को, जिनको कि वो परमानेंट रेजिडेंट के रूप में डिफाइन करते, सिर्फ उन्हीं को ये सारे राइट्स वहाँ पे मिलते। दिस कोहॉर्ट वाज नॉट क्लासिफाइड एज परमानेंट रेजिडेंट्स। यानी कि ये जो कोहॉर्ट था, ये जो जत्था था लोगों का, ये जो समूह था, उसे क्लासिफाई नहीं किया गया था परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में, लीडिंग टू अ डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू देम इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स, अ सिचुएशन नॉट मेयरली अनजस्ट बट आल्सो अनटेनेबल। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ था, ये सिचुएशन किस रूप में लीड हुई थी, यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ था कि इनको डिनायल मिला, यानी कि इनको डिनाई कर दिया गया इनके एजुकेशन के राइट्स से, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स से और पॉलिटिकल राइट्स से भी इनको डिनाई कर दिया गया। यानी कि ये किसी भी तरीके के राइट्स वहाँ पे उनको मिले नहीं, और एक ऐसी सिचुएशन बन गई जो ना केवल, ठीक है, ना केवल अनजस्ट थी यानी कि अन्यायपूर्ण थी, बल्कि अनटेनेबल भी थी। अनटेनेबल का मतलब है कि जिसकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि उस क्षति को, जो क्षति उनकी हो चुकी है, उसको अब मेंटेन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, अब दोबारा उनको ये लॉ को एनफोर्स करके उनको अधिकार दिए जा सकते हैं। देखिए, सब्सीक्वेंट टू चेंजेस टू आर्टिकल 370 and 35A in August 2019 in March 2020, the concept of permanent resident of state was discontinued in J&K। यानी कि subsequent to changes in article 370, यानी कि आर्टिकल 370 में चेंजेस होने के बाद से, जो कि आर्टिकल 370 और 35 से जो है उसमें चेंजेस जो कि हुए अगस्त 2019 में, उसके बाद से, उसके सब्सीक्वेंटली क्या हुआ है कि इन मार्च 2020 परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है J&K में, यानी कि उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। As per the new domicile rules, those persons and their children who have resided for 15 years in J&K or have studied for 7 years and appeared in class 10 or 12 exam in an educational institute in the Union Territory are eligible for grant of domicile। यानी कि अब इस रूल को पूरी तरीके से, डोमिसाइल रूल को बदल दिया गया है। परमानेंट रेजिडेंट वाला जो भी उनका कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और ये नियम बनाया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 15 साल तक वहाँ रहा हो या उसके बच्चे रहे हो और 7 ईयर्स तक उसने वहाँ पे अपनी स्टडी को जारी रखा हो, अपनी पढ़ाई की हो वहाँ पे, और या फिर क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया हो वहाँ पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो कि यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसने एग्ज़ाम दिया हो 10th और 12th का, तो वो डोमिसाइल ग्रांट करने के लिए, किए जाने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वहाँ का अधिवास उसको मिल सकता है, ठीक है। बिसाइड्स मिटिगेटिंग द हिस्टोरिकल डिप्रिवेशन ऑफ one segment
The changes will enable many others currently living J&K to get domicile and associated rights. यानी कि besides mitigating, यानी कि कम करने के अलावा जो भी historical deprivation जो था इनका हिस्ट्री में अभी तक का इतिहास में जो डिप्रिवेशन था इनका, यानी कि पूरी तरीके से एक तरीके से वंचित कर दिया गया था उनको, उस पेन को तो ये कम करेगा ही ये जो नया लॉ है, बल्कि ऐसे एक बड़े सेगमेंट को जो कि चेंजेस चाह रहे थे उनको एनेबल करेगा, बहुत सारे राइट्स और डोमिसाइल भी उनको मिलेगा, वहाँ का परमानेंट निवासी बनने का अधिकार भी उनको प्राप्त होगा और उससे जुड़े हुए बहुत सारे एसोसिएटेड राइट्स जो हैं वो भी उनको मिलेंगे। हालांकि देखिए नॉट एवरीवन इज रिजॉइसिंग दो, हालांकि हर कोई खुशी नहीं मना रहा है इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग कंसर्न्स भी हैं। देयर आर कंसर्न्स दैट द चेंजेस इन डोमिसाइल रूल्स will lead to a huge influx into the region, यानी कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर चेंजेस हो जा रहे हैं डोमिसाइल रूल में, जो कि हो चुके हैं, तो बहुत बार देखिए क्या होगा, बहुत लोगों का ऐसा इनकी चिंता है कि बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लक्स होगा, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना होगा इस क्षेत्र में। A more uncharitable interpretation is that the deliberate scheme to change the demographic character of the region is unfolding, यानी कि एक देखें एक तरीके से तो एक अनुदार इंटरप्रिटेशन, एक अनुदार व्याख्या इस चीज़ की ये भी आ रही है कि जानबूझ के ऐसी योजना बनाई जा रही है, यानी कि एक डेलिबरेट स्कीम बनाई जा रही है ताकि वहाँ का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है उसको चेंज किया जा सके क्षेत्र के। ठीक है, देखो डेमोग्राफिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक कैरेक्टर हो जाता है उस क्षेत्र का। तो इस चूँकि आपको पता है कि JNK में कश्मीर में बेसिकली कश्मीर वैली जो है वहाँ पे जो है हमारी मुस्लिम भाइयों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि सरकार शायद कहीं वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ सामने आ रही है, ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है बहुत लोगों की नज़र में। ठीक है, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बोथ वैली बेस्ड पार्टीज हैव रेटरेटेड देयर अपोजिशन टू द चेंजेस, यानी कि जो वैली बेस्ड पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन दोनों ही वैली बेस्ड पार्टीज़ ने बार बार ये कहा है, यानी रेटरेट किया है कि वे इस चेंज का विरोध करते हैं। इन द जम्मू रीजन आल्सो, जम्मू रीजन में भी देयर आर कंसर्न्स दैट देयर कुड बी डिस्पोजिशन ऑफ लैंड एंड अ श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल, यानी कि जम्मू में भी इस तरीके की लोगों की चिंताएं हैं, लोगों के कंसर्न्स हैं कि वहाँ पे भी उनको लैंड डिस्पोजिशन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि भूमि से वह अपने हाथ धो बैठेंगे, शायद भूमि से उनको बेदखल कर दिया जाएगा, या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, आर्थिक जो मौके हैं वो भी श्रिंक हो गए उनके लिए, यानी कि सिकुड़ेंगे, कहने का मतलब है कम होंगे। मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस पॉलिटिकल एंड नेचुरल बॉर्डर्स हैज़ बीन कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि एक पॉलिटिकल और नेचुरल बॉर्डर के अक्रॉस, यानी कि पॉलिटिकल और नेचुरल बॉर्डर के आर पार लोगों का आना जाना हमेशा एक प्रोग्रेस का फीचर रहा है, इसलिए हमें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड आर्ग्यूमेंट्स ओवर हु आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस सर्व लिटिल पर्पस, यानी कि इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करना है कि कौन से लोग कहाँ के जो है ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, मूल निवासी हैं, ये बहुत ही छोटा पर्पस सर्व करता है, कहने का मतलब है इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, अदर देन टू एसेंचुएट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। हालांकि इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़रूर होता है, इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे ज़रूर जोर दिया जाता है इसके अलावा इसका यूज़ करके, लेकिन बाकी अगर प्रोग्रेस की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ का मूल निवासी है। आपके यहाँ से भी आप लोग जहाँ पे होंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाते हैं कमाने के लिए, और
वहाँ पे देखा जाए तो उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, इसलिए वे वहाँ पे जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइटैलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफन पॉजिटिवली कोरिलेट विद इट्स ओपननेस टुवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ और वाइटैलिटी जो होती है, उसकी मजबूती, उसका उत्साह जो होता है और उसकी जो आर्थिक विकास होता है किसी भी सोसाइटी का, वो पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक रूप से कोरिलेट करता है, संबंध रखता है किससे? जो उसकी ओपननेस है, जो उसका खुलापन है बाहर की दुनिया के साथ, उससे, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश, कोई भी स्टेट अगर अपना विकास चाहता है तो उसे बाहर की दुनिया का वेलकम करना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। Communities that are not equipped to negotiate with unfamiliar market and cultural forces need some insulation। यानी कि वो communities जो कि equipped नहीं है, जो सुसज्जित नहीं है negotiate करने के लिए, कहने का मतलब है कि समझौता करने के लिए या फिर निपटने के लिए अनफैमिलियर मार्केट से, यानी कि ऐसा मार्केट जो कि उनसे अपरिचित है, उससे वो नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो उनको कुछ इंसुलेशन की ज़रूरत है, यानी कि उनको कुछ राहत की, कुछ कवरिंग की ज़रूरत है अभी, ठीक है। इट इज़ आर्ग्यूएबल दैट विद रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन एंड मटेरियल स्टैंडर्ड, J&K is not susceptible to any demographic और इकोनॉमिक टेक ओवर बाय इमिग्रेंट्स। यानी कि अगर आप बात करें वहाँ की, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई लिटरेसी रेट भी है, वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छी खासी है, ठीक है, रिलेटिवली हाई है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक है वहाँ पे, और मटेरियल स्टैंडर्ड जो है वहाँ का, उससे अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर ससेप्टेबल नहीं है, संवेदनशील नहीं है, यानी कि ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है किसी भी तरह के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर। अगर आप बात करें या फिर किसी भी तरह का इकोनॉमिक टेक ओवर होने की बात करें इमिग्रेंट्स के द्वारा, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल अभी नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको नहीं करनी चाहिए ज़्यादा चिंता इस चीज़ की। मूवमेंट इनटू द रीजन विल बी लार्जली ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक रीजन्स, यानी कि इस रीजन में जो मूवमेंट होगा, लोगों की आवाजाही होगी, वो मुख्य रूप से इकोनॉमिक रीजन्स से ही होगी, यानी कि उनको मौका ही मिलेगा और ज़्यादा जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का और कमाई का ज़्यादा मौका मिलेगा उनको एक तरीके से। द स्टेट ड्रिवन री इंजीनियरिंग ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ एनी प्लेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल और डेमोक्रेटिक। देखिए, स्टेट के द्वारा ड्रिवन यानी कि जो सरकार है, जो स्टेट है, उसके द्वारा ड्रिवन री इंजीनियरिंग यानी कि पुनर्रचना किसी भी डेमोग्राफी की, किसी भी प्लेस की डिज़ायरेबल नहीं है, यानी कि वांछनीय नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, और हालांकि डेमोक्रेटिक भी नहीं है यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो। बट द फियर ऑफ सच सिनेरियो इज़ नो गुड रीज़न टू रिट्रीट इनटू अ कोकून ऑफ नेटिविज्म। लेकिन यदि हम इस चीज़ से भी डरते रहें कि ऐसा एक सिनेरियो आएगा, ऐसा एक परिदृश्य आएगा कि बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे और आवाजाही लोगों की ज़्यादा शुरू होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने भी लोग आएंगे, और तो इस चीज़ से डरना ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि हम वापस होके रिट्रीट करके पीछे हट जाएं और फिर वापस अपने नेटिविज़म के कोकून में, नेटिविज़म का एक जो कवर है उसको ओढ़ लें हम। नेटिविज़म का मतलब होता है जो लोकल लोग होते हैं उनके राइट्स की ज़्यादा चिंता करना, ठीक है। तो सिर्फ लोकल लोगों के राइट्स की चिंता करते हुए हम वापस उसमें रिट्रीट कर जाएं, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। तो गाइज़, ये था आर्टिकल आज का हमारा, और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा आर्टिकल जो है आज का वो कैसा लगा, और जैसा भी लगा आपको, जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आप रिव्यू देंगे उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को अगर देखें तो आप लाइक ज़रूर कर दें। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम इस चैनल को और आगे तक ले जाएं और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। और ये खैर अभी तो जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो रोज़ की रोज़ आपके लिए आती रहेगी, और इससे पहले भी जो हमने एडिटोरियल एनालिसिस किया था
और इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर जो भी कंटेंट है वो सभी यहाँ पे हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ वीडियोस हैं, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं इसमें पड़े हुए, उन्हें भी ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।